हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, आपके चैप्टर नंबर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। इसको मैंने बेसिकली दो पार्ट में कन्वर्ट किया है मैंने पूरे एनसीईआरटी को, क्योंकि यहां पर आपका अप टू क्वेश्चन नंबर 13 आपका एक्सरसाइज है और 13 के बाद ठीक है 14 से लेके 23 तक ये है आपका एडिशनल एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, स्टोरेज बैटरी है कार की, उसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। ठीक है, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, मतलब बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.4 ओम है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो उस बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो, मैक्सिमम करंट का मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ यार कि जब सेल से करंट निकलेगा, है ना, मतलब जब सेल से करंट निकलेगा तो यहां पर जो रेजिस्टेंस जो आपको रेजिस्ट करेगा वो 0.4 ओम तो रेजिस्ट करेगा ना। मतलब कुछ भी हो जाए आपके उस सर्किट में 0.4 ओम तो रेजिस्टेंस होना ही है कि नहीं? भले बाहर कोई रेजिस्टेंस ना हो लेकिन अंदर वाला रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आप बताओ मैक्सिमम करंट अगर अपन को निकालना है तो ये क्या होगा? सिंपल ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम पॉसिबल करंट ड्रॉ हो सकता है कि नहीं? अगर बाहर भी अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होगा तो करंट और कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट होगा। ठीक है, तो यहां देखो ईएमएफ कितना? 12 अपॉन 0.4, तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट हटा 0, तो ये आपका हो जाएगा 30 एम्पियर। क्लियर? तो ये हो गया आपका सिंपल मैक्सिमम करंट। ठीक, क्लियर? चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो? अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, तो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर? तो जो रेजिस्टर लगाया है उसका रेजिस्टेंस निकालो पहले तो। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, फिर अपन को बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले इस इंफॉर्मेशन से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका है सेल, ठीक है, एक बैटरी है मतलब। ठीक है, ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक रेजिस्टर से। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टर। मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। ठीक, अब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है कि नहीं? अब आपको बताना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल आप ये बताओ, यहां पर हम बोल सकते हैं क्या? टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R इक्वलेंट। ठीक है, आप बताओ टोटल वोल्टेज कितना है? 10। टोटल करंट मतलब बैटरी वाला करंट 0.5 इंटू टोटल रेजिस्टेंस, और वो होगा 3 प्लस R ना, ये दोनों सीरीज में है ना।
ठीक है, बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R+3। क्लियर? तो ये बताओ 0.5 का मतलब 1/2, तो ये 2 इंटू होगा तो 20 हो जाएगा। 20 इक्वल टू R+3, मतलब R की वैल्यू कितनी? 17 ओम। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 ओम। क्लियर? ठीक है, चलो भैया पहले सवाल का जवाब हो गया आपका यहां पर कि कितना आंसर आया? 17 ओम। नाउ उसने एक और सवाल पूछा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज? तुम देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये मैंने आपको अलग से शो करके दिखाया है, लेकिन ये इसके अंदर ही होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल बैटरी है ना ये, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। उसने बोला ओवरऑल बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इनके बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि नहीं? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपका बैटरी और ये जो आपका इंटरनल है इनके एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पूरा एक बैटरी होता है, ये वो तो बस मैंने आपको शो करके दिखाया अलग से रेजिस्टेंस अंदर वाला, लेकिन वो रहता तो बैटरी के अंदर है ना, तभी तो बोलते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे इनके बीच का वोल्टेज निकालना है। और ये बताओ इनके बीच का वोल्टेज मतलब इनके बीच का वोल्टेज है कि नहीं? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है कि नहीं? तो आप बताओ इनके बीच का वोल्टेज निकालना है, मतलब इसका वोल्टेज निकालना है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5 एम्पियर। ठीक, तो आप बताओ ये पॉइंट ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, तो आप बताओ यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा आपका क्या? सिंपल I इंटू आर, और I कितना है? 0.5, और R कितना निकाला मैंने? 17, तो ये कितना हो जाएगा? 8.5 वोल्ट, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना, यहां पर 3 रेजिस्टर हैं, जो पहला सवाल है इसका थर्ड का। 3 रेजिस्टर्स 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। ठीक है, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? सिंपल क्वेश्चन यार, ठीक है। आओ बताओ जरा, ए वाले की बात करें तो आप बताओ आर इक्विवेलेंट इन सीरीज क्या होगा? इन तीनों का सम कर दें तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 ओम ना, है कि नहीं? ठीक है, चलो भैया मिल गया अपन को इसका पहले का आंसर। लड्डू क्वेश्चन था बिल्कुल। अब देखो नाउ इसका बी पार्ट देखो, इफ द कॉम्बिनेशन मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। ठीक है, अगर हम बैटरी 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दें, ठीक है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, उस बैटरी का कोई भी अंदर का रेजिस्टेंस अभी नहीं माना गया है, ठीक है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, तो अपन को हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हर एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो बड़ा सिंपल कहानी है, ध्यान देना। इधर देखो बी वाला पार्ट, ये आपका है 1 ओम, ये आपका है 2 ओम, और ये है आपका 3 ओम। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, चलो अब वो बोल रहे हैं हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है।
मान लिया मैंने। अब बताओ, अगर मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे करंट निकालना होगा, और इसका करंट वही करंट होगा ना जो बैटरी से निकल रहा होगा। ठीक, तो आप बताओ, बैटरी करंट इज इक्वल टू बैटरी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल कितना है 6 ओम ना, तो आप बताओ ये होगा 2 एम्पियर ना। ठीक, अब बताओ सिंपल कहानी, इसका वोल्टेज क्या होगा, ओम्स लॉ से I इंटू आर, तो I कितना है आपका 2, तो 2 इंटू 1, ये हो गया आपका 2 वोल्ट। ठीक, नाउ अब देखो V2 देखो, इसमें भी सेम करंट फ्लो करेगा ना I, तो आप बताओ I इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2, ये हो गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब यही आपका करंट इसमें भी फ्लो करेगा, तो आप बताओ कितना होगा, I इंटू 3 होगा V3, तो ये हो गया I इंटू 3 मतलब 2 इंटू 3, 6 वोल्ट। ठीक, तो ये मिल गया अपन को हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहां पर 2 + 4 + 6 कितना आ रहा है, 2 4 6 और 6 12, तो आप बताओ तीनों वोल्टेजेस का सम 12 आ रहा है ना। ठीक है, और आना भी चाहिए क्योंकि इसी में से इनमें बंटवारा हुआ है। इज इट क्लियर? तो सीरीज के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होते हैं उनका सम टोटल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना, यहां पर 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सिंपल यार, इस बार ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, उसका कॉम्बिनेशन निकालना है। सिंपल कहानी है, आओ इसको निपटाते हैं। पहले आप बताओ, ये तीनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट। एक काम करते हैं, इसको RP बोल देते हैं। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक, तो आप बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपका 20। ठीक, तो 20/2 कितना 10। ठीक है, अब बताओ कितना हो गया, 20/4 5 और 20/5 4। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका आंसर, दिस इज व्हाट, 10 + 5 + 4 19/20 है कि नहीं? तो अब बताओ 1/RP 19/20 आ रहा है, तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/19 ओम। हाँ है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। चलो, ये तो हो गया आपका सिंपल सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल वाला। नाउ अब देखते हैं इसका जो बी केस है वो क्या है। देखो, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट and negligible internal resistance, determine the current through each resistor and the total current drawn from the battery। अब इसी कॉम्बिनेशन, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की गई है, तो अपन को हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है एंड ऑल्सो बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो भी निकालना है। ठीक है, बड़ा सिंपल कहानी है। आओ देखो यहां पर बी पार्ट, मैं यहां पर पहले सर्किट डायग्राम बनाता हूं। ये आपका है 2 ओम, ये कितना आपका 4 ओम। ठीक है, फिर ये कितना आपका 5 ओम। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया ऑफ EMF 20 वोल्ट। ठीक, अब बताओ देख के यहां पर, इसमें आप ये बताओ, मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है
और इसमें करंट I3 है, और यहां से कितना करंट निकला है I। यही वाला करंट जा करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना इन तीनों में, ठीक है। अब बताओ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा ना, और वो कौन सा होगा वोल्टेज, 20 वोल्ट होगा ना। यही वोल्टेज तीनों के क्रॉस होता है बिकॉज पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब बताओ अगर तुम्हें इसका वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकल जाएगा ना। तो I1 क्या होगा आपका बताओ, I1 इज V बाय R, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाय R, ठीक है। तो 20/2 ये हो जाएगा आपका कितना 10 एम्पियर, है कि नहीं। नाउ I2 की वैल्यू बताओ, 20/4 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका कितना 5 एम्पियर, और I3 20/5 ये कितना होगा 4 एम्पियर, ठीक। नाउ अब ये बताओ अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो मुझे I मिल जाएगा ना, दैट इज बैटरी करंट। तो आप बताओ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ये 19 एम्पियर आएगा ना, बोलो हाँ है ना, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा 19 एम्पियर आंसर, ठीक। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट if the resistance is found to be 117 ohm, given that temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। मतलब 100 ओम है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो 117 ओम कितने टेम्परेचर पे होगा ये सवाल है, ठीक। तो सुनना ध्यान से यहां पर, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, देखो कौन सा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर से T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इक्वल टू रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, है कि नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका होगा इनिशियल टेम्परेचर का रेजिस्टेंस, और ये टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और ये क्या आपका चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो ध्यान सुनो, आप बताओ रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T कितना गिवन है 117, ठीक, और इनिशियल टेम्परेचर सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, 1 प्लस अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और आप बताओ फाइनल टेम्परेचर T है ना, और इनिशियल कितना है 27 है कि नहीं, ठीक है। यहां पर इनिशियल टेम्परेचर 27 है और फाइनल टेम्परेचर वो मांग रहा है जिस पे रेजिस्टेंस कितना होगा 117 ओम, तो यहां पर फाइनल टेम्परेचर तो मैंने T माना हुआ है और इनिशियल टेम्परेचर है 27, तो आप बताओ चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा T माइनस 27, ठीक। नाउ अब देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू गिवन है अपन को, बस सिंप्लीफाई करके अपन को T की वैल्यू निकालनी है। अब आओ इसको पहले डिवाइड करोगे 117 अपॉन 100,
इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। नाउ ये 1 माइनस करना इसमें, तो देखो यहां पर 117 अपॉन 100 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 27। नाउ अब यहां पर 100 एलसीएम लोगे तो 117 माइनस 100 17 अपॉन 100। अल्फा की वैल्यू बताओ 1.7, ये 0 लिखने का मतलब नहीं है, इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू टी माइनस 27। अब देखो यहां पर ये पॉइंट हटाओ, 17 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये इंटू होगा इसमें 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू टी माइनस 27। ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 1000 और ये इधर गया तो प्लस 27 इक्वल टू टी, तो आंसर इज 1027 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 117 ओम। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये था आपका सिंपल सॉल्यूशन। ये वाला बस फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, काम हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। चलें, अब ध्यान देंगे यहां पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो यहां पर अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिस, रेजिस्टेंस इज दिस, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अपन को रो निकालना है और बाकी सब कुछ गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। आओ देखो यहां पर, आप बताओ R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है कि नहीं। यहां से रो को आप निकाल सकते हो क्या, रो इक्वल टू लिख सकते हो क्या R इंटू ए अपॉन एल। बस अब देखो R की वैल्यू 5, एरिया गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर है, मतलब एसआई में है। लेंथ 15 मीटर, ये भी एसआई में है। तो आप देखो यहां पर 3 2 3 5 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। दिस इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, चलें तो इसको कॉपी करें आप लोग, फिर बात करते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देना, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम at 27.5 degree Celsius and resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Then determine the temperature coefficient of resistivity of silver. मतलब मुझे अल्फा निकालना है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर डिग्री सेल्सियस में आएगी। ठीक है, आओ देखो यहां पर फिर से वही फॉर्मूला, ध्यान देना। बताओ रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर है कि नहीं, ऐसा कर लेता हूं, F इक्वल टू रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, अब बताओ फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 2.7 और कितना था पहले 2.1, 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो 100 माइनस 27.5। ठीक, क्लियर। अब देखो ये आपका कैंसिल हो गया, 3 9 जा 3 7 जा, तो ये हो गया आपका 9/7। ठीक, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू, इनको माइनस करो कितना आएगा, तो 2.5 30 और 70 72.5। ठीक, नाउ अब 1 माइनस करो
9/7 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5। तो आप बताओ 9 माइनस 7 2/7 लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5। ठीक, तो अब देखो यहां पर ध्यान से अल्फा की वैल्यू होगी यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 72.5। तो यहां पर 2 अपॉन इंटू करेंगे 5 3 14 और 3 17, फिर आपका 49 50 507.5। ओके, ठीक है। अब यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं यहां पर। हां, 2 डिवाइडेड बाय 507.5, तो आंसर आ रहा है आपका 0.0039 और भी आगे, लेकिन इतना काफी है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल। फिर से आपका सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आप पर आगे बात करते हैं। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है वो। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉ एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है, विच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। मतलब क्या हुआ यहां पर, एक हीटिंग एलिमेंट है, उसको 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट किया ना, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा था उस समय, 3.2 एम्पियर। एंड आफ्टर सम टाइम करंट की वैल्यू डिक्रीज होके कितनी हो गई, 2.8 एम्पियर। अब ये कुछ समय के बाद करंट डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि क्या हुआ है, उस ड्यूरेशन में वो जो आपका हीटर है, जो हीटिंग एलिमेंट है, वो गर्म हुआ है। और अगर वो गर्म हुआ है मतलब उसका टेम्परेचर रेज हुआ है, और टेम्परेचर रेज होने से रेजिस्टेंस रेज होता है ना, और अगर रेजिस्टेंस रेज हुआ है तो वहां पर आपका करंट कम होगा ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू 3.2 थी, एंड आफ्टर सम टाइम जब सेटल डाउन हो गया तो करंट कितना आ गया, 2.8 एम्पियर, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही कनेक्ट किया होगा उस समय तो रूम टेम्परेचर होगा ना, उसका हीटर का जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसका टेम्परेचर बढ़ के कुछ हो गया होगा ना। ठीक है, तो अपन को वही बढ़ा हुआ टेम्परेचर निकालना है, मतलब स्टेडी टेम्परेचर निकालना है। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब कुल मिला के मुझे फाइनल टेम्परेचर निकालना है, और इनिशियल है आपका रूम टेम्परेचर। ठीक है, नाउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज दिस। मतलब अल्फा की वैल्यू अपन को गिवन है। ठीक, अब ध्यान देना, ये देखो, तुम बताओ जैसे ही कनेक्ट किया होगा, है ना, उस समय आपका करंट है 3.2 एम्पियर और वोल्टेज है 230 वोल्ट, तो उस समय का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो आप बताओ जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा क्या, 230 अपॉन व्हाट, 3.2, इतना ओम होगा ना। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, इसको ऐसे ही छोड़ूंगा मैं। ठीक, अब देखो आफ्टर सम टाइम जब उसका टेम्परेचर रेज हो गया, मान लो उसका टेम्परेचर रेज होके टी हो गया, टी, वो तो अपन को निकालना है ना कि कितना टेम्परेचर बढ़ के हो गया है। मैंने मान लिया वो टी टेम्परेचर है, तो आपका जो उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा, वोल्टेज सेम है और उस समय करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2.8,
ये हो जाएगा आपका फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब एट टेम्परेचर T, और ये है आपका एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो यहां पर अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, पिछले क्वेश्चन के पिछले 2 क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं फॉर्मूले को। ठीक है, ध्यान देना, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, फाइनल कितना रेजिस्टेंस आपका है 230 अपॉन 2.8, 230 अपॉन 2.8, और इनिशियल कितना था 230 अपॉन 3.2। ये हो गया 1 प्लस अल्फा गिवन है, चलो बाद में पुट करेंगे। और ये बताओ जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर कितना माना है अपन ने T, और इनिशियल कितना है रूम टेम्परेचर, दैट इज 27। ठीक है, अब देखो यहां पर 230 कैंसिल, पॉइंट कैंसिल, आपका ये हो जाएगा 4 7 सा 4 8 सा 8/7, है कि नहीं? इसीलिए मैंने यहां पर कैलकुलेशन नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये कैंसिल हो जाना है। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई इंटरमीडिएट कोई वैल्यू होती है ना, उसको सॉल्व मत किया करो, है कि नहीं? जब फाइनल आंसर आएगा ना, वहां अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो सॉल्व करना है, नहीं तो वैसे ही चलने दिया करो, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस 27। ठीक है, अब बताओ 1 माइनस होगा 8/7 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू T माइनस 27। तो अब बताओ 7 8 माइनस 7 1/7। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और T माइनस 27। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको नीचे इंटू करोगे और 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओगे। ये देखो नीचे इंटू करोगे और ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 1.7 इक्वल टू T माइनस 27। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, अब यहां पर क्या करना है, मुझे T की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो अब ध्यान देना बस, यहां पर आप लोग देखो, यहां पर कितना है आपका 10 की पावर 4 अपॉन 7 इंटू 1.7, 10 की पावर 4 अपॉन 7 इंटू 1.7 इक्वल टू T माइनस 27 चल रहा है। ठीक है, अब बताओ ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 लिख देंगे ऊपर। ठीक है, अब बताओ देख के यहां पर 1 लाख है कि नहीं, 1 लाख अपॉन 7 इंटू 17 इक्वल टू T माइनस 27। ठीक, तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखो यहां पर तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 7, 840.336। ठीक है, इतना काफी है, T माइनस 27। तो अब ये 27 ऐड होगा ना। ठीक है, तो यहां देखें 840.33 प्लस 27, तो आंसर इज 867.33। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, इतना डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये भी आपका सेम फॉर्मूले पे काम हुआ है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो एक काम करें, आप लोग इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो, देखो। हां, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग, देखो, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। अपन को यहां पर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है, हर ब्रांच में। ठीक है, चलो भाई, मान लो इस वाले में करंट कितना आ रहा है, आई, बैटरी से करंट निकला आई। ठीक, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मान लो इसका एक्स करंट इसमें जा रहा है और बचा हुआ करंट इसमें जाएगा आई माइनस एक्स, मानते हो? ठीक है, अब बताओ आई माइनस एक्स में से मान लो इसमें वाई करंट यहां जा रहा है, तो आई माइनस एक्स में वाई करंट इसमें आ गया, तो बचा कितना, आई माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो आई माइनस एक्स माइनस वाई, यहां वाई यहां एक्स, तो वाई एक्स ऐड हुआ एक्स प्लस वाई। ठीक, उसके बाद ये एक्स प्लस वाई इसमें ऐड होगा, तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो एक्स और वाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर ये आई करंट यहां पर वापस उतना ही आएगा सेल में। ठीक, तो ये मैंने अभी करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया है मैंने। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि 3 अननोन है, एक आई, एक एक्स और एक वाई। ये तीनों की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और जैसे इन तीनों की वैल्यू मिलेगी, हम एक्स इस वाले ब्रांच का करंट होगा, आई माइनस एक्स इस ब्रांच का, वाई इस ब्रांच का, आई माइनस एक्स माइनस वाई इस ब्रांच का, और एक्स प्लस वाई इस ब्रांच का, तो हर ब्रांच का करंट आ जाएगा। ठीक है, चलो आओ इक्वेशन फ्रेम करते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर इधर देखो, एक काम करो, इस वाले लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाओ। ठीक है, देखो शुरू कर रहे हैं अपन ए से, इसको लूप 1 बोलो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, फॉर लूप 1, फॉर लूप 1। ठीक, अब देखो करंट के लॉन्ग जाते हैं तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज नेगेटिव लेते हैं, करंट के लॉन्ग अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये देखो मैं यहां पर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा हूं, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, करंट के लॉन्ग जा रहा हूं मैं, तो इसका वोल्टेज नेगेटिव, मतलब -10 इंटू आई माइनस एक्स। देखो आई इंटू आर होता है ना आपका वोल्टेज। ठीक है, नाउ यहां पर आओ, करंट के लॉन्ग आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -5 इंटू वाई। फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, इसका वोल्टेज पॉजिटिव, 5 इंटू एक्स इक्वल टू, वापस यहां पर आ गए तो नेट वोल्टेज कितना होता है, 0। ठीक है, केवीएल के अकॉर्डिंग एक किसी भी क्लोज लूप में जो नेट वोल्टेज होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। ठीक, चलो अब देखो यहां पर -10 इंटू एक्स, ये हो गया आपका, देखो -10 इंटू माइनस एक्स प्लस 10x और प्लस 5x, 15x -5y। अब देखो -10i उधर ले जाओ तो +10i। ठीक, अब यहां 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x -y, और जो 5 कॉमन लिया है इसको डिवाइड करेगा 2i, है कि नहीं। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नाउ अब एक और इक्वेशन, उसके लिए मैं ये वाले में ले रहा हूं केवीएल, ये आपका लूप 2 है। ठीक, चलो शुरू करते हैं अपन यहां से, ध्यान देना, फॉर लूप 2, फॉर लूप 2। देखो यहां पर शुरू यहां से कर रहे हैं, तो करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इसका वोल्टेज नेगेटिव, -5 इंटू आई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर, इसके बाद यहां पर आ रहे हैं, तो हम ऐसे आ रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, फिर हम ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें भी हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इसका वोल्टेज भी पॉजिटिव, वापस यहां पर आ गए इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक है, तो अब बताओ कितना हो जाएगा, पहले एक्स वाला देखते हैं।
यहां पर होगा -5 इंटू -x प्लस 5x प्लस 10x 15x। ठीक, अब देखो y वाला, ये आपका +5y प्लस 10y और प्लस 5y, तो 5y 5y 10y 10y 20y। और अब देखो -5y उधर गया तो +5y। ठीक, अब देखो यहां से 5 कॉमन आ सकता है, तो 3x प्लस 4y, और जो 5 कॉमन लिया है इसको डिवाइड कर देगा तो ये i हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ अब मुझे एक और इक्वेशन की तलाश है। ठीक है, ध्यान देना, मैं उसके लिए ये वाला लूप ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला लूप। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर शुरू कर रहा हूं, इसको मैं लूप 3 बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर ध्यान देना, फॉर लूप 3। ठीक, अब देखो शुरू यहां से कर रहे हैं, करंट के लॉन्ग मूव कर रहा हूं मैं, ऐसे मूव कर रहा हूं ना मैं। ठीक, तो करंट के लॉन्ग मूव कर रहा हूं, इसका वोल्टेज नेगेटिव -5x, करंट के लॉन्ग नेगेटिव -10 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर माइनस से प्लस प्लस, फिर 10 ओम के क्रॉस करंट के लॉन्ग -10i, वापस यहां पर आ गए इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो यहां पर ध्यान से, आप बताओ -5x -10x -15x, फिर -10y। ठीक है, और ये आपका +10, इसको उधर भेज दो इक्वल टू 10i। क्लियर? नाउ अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर अगर मैं कॉमन लूं आपका -5, तो क्या हो जाएगा, -5 कॉमन लो तो ये 3x, ये आपका +2y, ये आपका -2। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 10i। तो आप बताओ देख के यहां पर कितना इक्वेशन आएगा, ये -5 कैंसिल कर दो तो ये -2y हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y -2 इक्वल टू -2i। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब इनको, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x, y और i निकालना है अपन को। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, ये तीनों इक्वेशन को मैं कॉपी करता हूं नेक्स्ट पेज पे। देखो यहां पर पहला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2y, 3x माइनस 2y, नहीं -y इक्वल टू 2y, -y इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 है। दूसरा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू i, यस, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू -2y। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, 3x प्लस 2y -2 इक्वल टू -2y। एक बार देख लेते हैं, यस, ठीक है। चलो ये इक्वेशन नंबर आपका 3 है। नाउ अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करूंगा मैं, इन दोनों को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ i, और वो x और y की वैल्यू को यहां पर डाल दूंगा मैं, तो उससे आपका अननोन i आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, आप बताओ, मैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक, 1 माइनस 2, 3x माइनस 3x कैंसिल, -y माइनस 4y माइनस 5y। ठीक, अब देखो 2i माइनस i, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, -i/5। क्लियर? ये y की वैल्यू को मैं रख रहा हूं 1 में, फ्रॉम 1। अब देखो फ्रॉम 1, 3x एज इट इज माइनस y, और y कितना है, -i/5। ठीक है,
माइनस आई बाई 5, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, 2i। नाउ अब देखो यहां पर 3x प्लस आई बाई 5 इक्वल टू 2i। तो आप बताओ यहां पर 3x इक्वल टू 2i माइनस आई बाई 5 कितना आएगा, ये 10, ये हो जाएगा 9i बाई 5 और ये आपका 3x, ये कैंसिल 3, तो x की वैल्यू कितनी, 3i बाई 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर। नाउ अब देखो यहां पर x मिल गया अपन को i के टर्म्स में, y मिल गया i के टर्म्स में, ये दोनों की वैल्यू आप 3 में रख दो। तो यहां देखो फ्रॉम 3 बताना, 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 3i बाई 5, ठीक, प्लस 2y तो 2 इंटू माइनस आई बाई 5, ठीक है, फिर -2 और इक्वल टू में -2i। क्लियर। अब बताओ ये हो जाएगा आपका 9i बाई 5, ये हो जाएगा -2i बाई 5 और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू -2i। ठीक है। अब देखो यहां पर बताओ देख के, अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं तो i वाला एक साथ हो जाएगा। अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा ना, बताओ 9i बाई 5 -2i बाई 5 इज 7i बाई 5, इसको इधर करो प्लस 2i, इसको इधर करो 2, ये हो जाएगा 10, 17i बाई 5 इक्वल टू 2। तो आप बताओ 10 बाई 17, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 10 बाई 17। ठीक है, 10 बाई 17 होगा आपका i। ये i की वैल्यू x में रखो तो आपको x एग्जैक्टली मिल जाएगा। यही i की वैल्यू आप y में रखो, यहां मिल जाएगा y। ठीक। अब ध्यान देना, इधर देखो, इधर कर रहा हूं मैं, x इक्वल टू बोलो 3 बाई 5 इंटू i, और i कितना है 10 बाई 17, 10 बाई 17, ये आपका 5 2, तो ये हो जाएगा 6 बाय 17, इतना एम्पियर। ठीक। नाउ अब देखो यहां पर यही i की वैल्यू यहां डाल रहा हूं मैं y में, तो y इक्वल टू -1 बाय 5 इंटू i, और i कितना है 10 बाय 17। ठीक है, तो आप बताओ ये 2 हो जाएगा -2 बाय 17। ठीक है, इतना एम्पियर। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर जो y की वैल्यू नेगेटिव i है, ठीक है, इसका बस यही मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड तो 2 बाय 17 एम्पियर है, लेकिन जो मेरा एज्यूम डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट में डायरेक्शन होगा। देखो यहां पर जो y लिया है मैंने डाउनवर्ड, वो एक्चुअली में कैसा होगा, अपवर्ड। मतलब इस ब्रांच में करंट तो उतना ही फ्लो करेगा जो वैल्यू आई है ना, 2 बाय 17 एम्पियर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और किरचॉफ में यही तो खासियत है कि अगर कहीं पर रॉन्ग डायरेक्शन चूज हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन को मालूम नहीं चल पाता, तो अगर कहीं पर अगर आपका रॉन्ग डायरेक्शन चूजन है तो वहां पर उसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो, बस और कुछ नहीं करना अपने को। ठीक है, चलो तो यहां देखो, अब देखना अपन को x, y और i मिल चुका है। ठीक है, चलो इतना एम्पियर। अब ध्यान देना, मैं ये सारे वैल्यू को एक अलग पेज में कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, i की वैल्यू कितनी है, 10 बाई 17 एम्पियर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 6 बाई 17 एम्पियर, और y की वैल्यू कितनी है, -2 बाय 17 एम्पियर, है ना y की वैल्यू, ये देखो। यस, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे निकालनी है हर ब्रांच में करंट, तो एक काम करते हैं, देखो
ये ए बी सी है, ये आप डी बोल दो उसको, डी। ठीक है, तो आप बताओ एडी ब्रांच में कितना करंट होगा, एक्स। ठीक है, तो यहां देखो ऐसे लिखना, करंट इन एडी ब्रांच इक्वल टू एक्स, मतलब 6/17 एम्पियर ना। ठीक है, अब देखो यहां पर करंट इन ए बी ब्रांच I माइनस एक्स, करंट इन ए बी ब्रांच इज I माइनस एक्स, मतलब दिस माइनस दिस, तो 10/17 माइनस 6/17 इज 4/17। ठीक, नाउ अब देखो करंट इन बीसी ब्रांच I माइनस एक्स माइनस वाई, तो करंट इन बीसी ब्रांच इज I माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखो यहां पर आपका वही एग्जैक्ट y की वैल्यू नेगेटिव में ही पुट करोगे। बोलो I की वैल्यू 10/17 माइनस x की वैल्यू 6/17, माइनस पहले से है, y खुद माइनस में है, तो हो जाएगा प्लस 2/17 एम्पियर। नीचे सेम है, ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 2 6, 6/17 एम्पियर। ठीक, क्लियर। नाउ अब देखो अगर हम बात करें I इन डीसी ब्रांच, तो देखो I इन डीसी ब्रांच कितना होगा, x प्लस वाई। I इन डीसी इज x प्लस वाई। x कितना है अपना 6/17 प्लस y कितना है माइनस 2/17। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका I डीसी। ठीक, नाउ अब देखो यहां पर I इन बीडी ब्रांच, तो कितना होगा, I इन बीडी ब्रांच होगा आपका y, लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप यहां पर बोलोगे ये आपका y, और y की वैल्यू है माइनस 2/17, लेकिन आप मैग्नीट्यूड लोगे तो यहां पर क्या होगा आपका 2/17 एम्पियर मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर हो गया, एक और देख लेते हैं। करंट अक्रॉस आपका बैटरी वो कितना होगा, I, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर करंट अक्रॉस बैटरी, ये आपका I डेट इज 10/17 एम्पियर, है कि नहीं। ठीक है, चलो मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से। आप बताओ IBC कितना है, 6/17, कौन सा वाला, IAB। एक मिनट, ये बताओ ये करंट कितना है, X, और X की वैल्यू कितनी आई है 6/17 एम्पियर। देखो 6/17 एम्पियर। ठीक है, और ये जो आपका ये वाला ब्रांच है, इसमें करंट कितना है 2/17, माइनस में आया है, तो माइनस का मतलब मेरा ये डायरेक्शन सही नहीं है, इसका उल्टा होना चाहिए, है कि नहीं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये डायरेक्शन होना चाहिए आपका करंट का, y की वैल्यू, हाँ है ना। ठीक है, अब जरा देखो ये x कितना है अपना 6/17, ठीक, ये कितना है 2/17, ये वाला करंट। तो आप बताओ 6/17 में 2/17 चला गया, तो इसमें आना चाहिए ना 4/17, इसमें आना चाहिए ना 4/17। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर 4/17 है कि नहीं डीसी ब्रांच में। तो यहां देखो डीसी ब्रांच में कितना है 4/17 एम्पियर। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। इज इट क्लियर। ठीक है, चलो तो ये कहानी है आपका, हर ब्रांच में अपन ने करंट की वैल्यू निकाल ली। तो ये आपका सोल्यूशन बहुत लंबा गया है, बिकॉज यहां पर कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीजें उसने डिमांड की थी इस क्वेश्चन में। सिंपल बोल दिया उसने
डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क, है कि नहीं? तो अपन को हर एक के क्रॉस निकालना था, इसीलिए कैलकुलेशन यहां पर लेंदी चला गया। ठीक है, तो एक काम करें, पहले आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये मीटर ब्रिज का सवाल है, ध्यान देना आप लोग। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। बैलेंस पॉइंट अपन को मिल रहा है कितने पे? 39.5 सेंटीमीटर पे फ्रॉम ए। व्हेन द रेजिस्टर एस इज ऑफ 12.5 ओम, बैलेंस पॉइंट कितने पे? 39.5 सेंटीमीटर। ठीक, चलो, तो बोल रहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर, तो अपन को ये आर निकालना है। ठीक, चलो, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, उसने क्या बोला कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये जो होता है ना, ये बहुत ही मोटा कॉपर का स्ट्रिप लेते हैं हम लोग, ये कॉपर स्ट्रिप होता है, ये भी कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर स्ट्रिप। तो ये थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं? तो सिंपल, आपको पता है कि अगर थिक लेंगे तो उसका एरिया अच्छा होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अच्छा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और हम चाहते हैं ना कि सर्किट में रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। तो टू मिनिमाइज करंट, सॉरी, टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप, है कि नहीं? ठीक है, मतलब इसका आंसर तो मैंने बोल दिया कि टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको यही लिख देता हूं, टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो मैं यहां पर अननोन आर की वैल्यू बता रहा हूं, तो यहां पर सिंपल कहानी है, ये अगर बैलेंसिंग पॉइंट है तो आपका ये मीटर ब्रिज बैलेंस है, और अगर मीटर ब्रिज बैलेंस होता है तो हम कहते हैं ना एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है? सेम, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना, यहां पर मैं बोलूंगा ए वाले पार्ट के लिए, सिंस ब्रिज आर बैलेंस, सिंस ब्रिज आर बैलेंस, ठीक, तो यहां पर मैं बोलूंगा R अपॉन S इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। और तुम बताओ, अगर अपन स्मॉल r मान लेते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो आप बताओ इतने लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? फिर ये होगा क्या? 39.5 इंटू आर, ठीक, अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो 100 में से अगर 39.5 माइनस करें कितना आएगा? 0.5 40, 60.5, तो 60.5 इंटू आर ना, इसका रेजिस्टेंस। यहां पर आर क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, है कि नहीं? मतलब रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर है आपका आर। ठीक, चलो, तो आप बताओ, इसका तो कोई यूज नहीं हुआ, कैंसिल ही हो गया है तो फर्दर। ठीक है, अब बताओ यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहां पर देखो आर निकालना है, एस की वैल्यू कितनी है? 12.5 इक्वल टू 39.5 अपॉन, अच्छा ये पॉइंट कैंसिल कर दिया मैंने, तो 395 अपॉन 605। ठीक है, तो अब यहां पर बस कैलकुलेशन है, वो तो आप लोग कर ही लोगे, मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं इसका आंसर। R इक्वल टू कितना होगा? 395 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 605, तो ये आएगा आपका 8.16।
8.16, इसको राउंड ऑफ में 8.2 बोल दें क्या? यस, बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 8.2 ओम। क्लियर? ठीक है, ये आपका पार्ट ए का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है ना। अब देखते हैं पार्ट बी। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज। मतलब एस को यहां कर दो, आर को यहां कर दो, तो बताओ बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, आओ देखो, ये देखो, यहां पर आपका ये आपका एस हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहां पर मान लो अब ये एस हो गया, ये आर हो गया, मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अब देखो यहां पर मान लो कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो आपका एल लेंथ पे है अब। ठीक है, ये अपन बी पार्ट कर रहे हैं, तो आप बताओ, ऑब्वियस ही बात है, यहां से कितना होगा, 100 माइनस एल है। तो मैंने मान लिया कि अगर हमने इंटरचेंज किया तो बैलेंसिंग पॉइंट मान लो एल पे है। ठीक है, फ्रॉम एंड ए, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो आप बताओ मैं क्या बोलूंगा, दिस अपॉन दिस, एस अपॉन आर इक्वल टू एल इंटू स्मॉल आर ना। तो लेकिन स्मॉल आर कैंसिल हो जाता है, तो लेंथ का रेशियो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, अब बताओ एस की वैल्यू कितनी है, तो एस की वैल्यू कितनी है, 12.5, और आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 8.2 इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। क्लियर? ठीक है, तो अब बताओ ये कैंसिल हो गया, तो अब यहां पर बस कैलकुलेशन करना है अपन को। देखो, एक काम करते हैं, जितना पॉसिबल होगा अपन खुद कर लेते हैं। 125 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12500 माइनस 125L, और ये हो जाएगा 82L। ठीक, इसको उधर करो, तो 12500 इक्वल टू, इसको उधर करोगे तो प्लस होगा, तो 125 प्लस 82, तो 125 प्लस 80 कितना होगा, 205, 207, 207 हो जाएगा आपका प्लस होने पर। ठीक है, चलो भाई 207L। तो अब बताओ L की वैल्यू कितनी आएगी, 12500 अपॉन 207 इतना सेंटीमीटर। देखते हैं कितना आएगा रिजल्ट। 12500 डिवाइडेड बाय 207, 60.38। ठीक है, तो ये आ रहा है 60.38 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप कर लेना, 60.4 भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपका सिंपल बैलेंसिंग पॉइंट। तो यहां पर दूसरे पार्ट का भी जवाब कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या बोलता है। व्हाट हैपन्स इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। मतलब वो ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो सुनना, आपके मीटर ब्रिज में या व्हीटस्टोन ब्रिज में बात करें, गैल्वेनोमीटर और सेल को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बैलेंसिंग पॉइंट रहेगी, है कि नहीं। मतलब यहां पर गैल्वेनोमीटर और सेल, मतलब सेल की जगह पर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल अगर आप कनेक्ट कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आप बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर
शो नो करंट। ठीक, ये कहानी होती है। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10, है ना। तो पहले काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है वो, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। यहां पर हम इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं इस सोर्स से, ठीक है। देखो यहां पर सर्किट कैसा है, ये आपका है, ये बैटरी 8 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 सेकेंड, ये आपका 8 वोल्ट, इसका इंटरनल कितना है 0.5 ओम, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहां पर ध्यान सुनो, इसको अपन चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज करने का मतलब होता है कि इसमें करंट देना पड़ेगा। किसी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं ना, तो उसको करंट देना पड़ेगा, करंट लेना नहीं है उससे, ठीक। इसका मतलब यहां पर हम जो डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे उसका वोल्टेज 120 वोल्ट है ना, इसका पॉजिटिव इस तरफ रखेंगे ताकि ये डोमिनेटिंग रहे और ये करंट किसको दे, इसको दे, है कि नहीं, ठीक है। और यहां पर सीरीज में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर, है ना, कितने ओम का, 15.5 ओम का। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे क्या क्या निकालना है। तो व्हाट इज द पर्पस, नहीं उसने बोला है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो बैटरी का मुझे टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो ये देखो सुनो, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी के एंड के क्रॉस, और ये पूरा एक बैटरी होता है, वो तो मैंने आपको अंदर का रेजिस्टेंस अलग से शो कर दिया है, बस ये पूरा एक बैटरी है। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके बीच का वोल्टेज पूछ रहा है वो, मतलब ये ए मानो और ये बी मानो, तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है वो हमसे, ठीक। चलो अभी काम करते हैं, देखते हैं कि करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो ऑब्वियस सी बात है करंट का डायरेक्शन ये होगा ना, ये डोमिनेटिंग है, तो ठीक है। तो आप बताओ करंट की वैल्यू क्या होगा, नेट वोल्टेज। तो आप बताओ ये करंट इसको देगा और ये देना चाह रहा होगा इसमें, लेकिन मतलब इन दोनों का ऑपोजिंग बिहेवियर होगा ना, और ये करंट दे नहीं पाएगा बिकॉज ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो आप बताओ नेट ईएमएफ में आपका ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ 120 माइनस 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 112, ठीक, अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल 15.5 प्लस 0.5। भाई सर्किट का कंप्लीट लेंगे ना रेजिस्टेंस अपन, 15.5 प्लस 0.5 16, हाँ है ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर अगर कैंसिल करें अपन किससे, चलो कैंसिल कर रहे हैं 4 से, 4 4 जा, 4 2 जा, और 3 2 मतलब कितना हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 एम्पियर, है कि नहीं, ठीक है। चलो करंट यहां पर फ्लो कर रहा है 7 एम्पियर। नाउ अब ध्यान देना, इधर देखो, तुम ये बताओ, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो 120 वोल्ट है, इस 120 वोल्ट का बंटवारा कहां कहां होगा। तो आप बताओ इस वाले 120 वोल्ट का इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस बंटवारा होगा ना, बोलो, क्योंकि ये चीज और ये चीज सीरीज में है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप बताओ इस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं
120 में से इसका वोल्टेज माइनस कर दूं तो इसका वोल्टेज आ जाएगा ना, है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, इसका वोल्टेज निकालना बड़ा आसान है क्योंकि करंट की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, 7 एंपियर। तो इसका वोल्टेज बड़ा आसान है, एक काम करो, इसे तुम दो C और ये आपका B है। तो आप बताओ B और C के क्रॉस कितना होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज अक्रॉस BC कितना होगा? I इंटू 15.5, I इंटू 15.5। अब बताओ I की वैल्यू कितनी? 7 इंटू 15.5, 7 5 जा कितना? 35, 5 3, फिर कितना हो गया? 35 और 3 38, और 7 1 7 और 7 और 3 10, 108.5। क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस BC। नाउ मुझे चाहिए AB के क्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज अक्रॉस AB होगा टोटल वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज, दैट इज 108.5। तो ये कितना आएगा? 1.5 करोगे तो आपका 10 और 20 11.5 वोल्ट। ये होगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, पोटेंशियोमीटर का सवाल आ गया। देखो, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट a cell of EMF 1.25 volt give a balance point at 35 centimeter length of the wire. ठीक है, if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 centimeter, what is the EMF of second cell? ये सिंपल कंपेयरिंग ऑफ EMF ऑफ सेल का क्वेश्चन है। अगर आपने पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन देखा होगा कंपेयरिंग द EMF ऑफ सेल का, ठीक है, तो वहां से आपको यह समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, क्या होता है यहां पर, जब हमने इतने वोल्ट का सेल लिया तो बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आ रही है? 35 सेंटीमीटर पे। मतलब इसका EMF होगा आपका कितना? ये होगा आपका K इंटू दिस लेंथ, K इंटू L1, मतलब K इंटू 35, है ना? देखो क्या होता है, EMF ऑफ सेल इक्वल टू K इंटू L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये K इंटू L क्या होता है? उस L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है क्योंकि बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक, ओके। तो अब देखो यहां पर इतने वोल्टेज से बैलेंसिंग पॉइंट इतने मिल रही है, मतलब 1.25 इक्वल टू K इंटू 35। नाउ अब देखो, इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ, अगर हमने इस सेल को रिप्लेस किया और हमने क्या लगाया? एक और सेल, मान लो उसका EMF कितना है? E है। एक और सेल लगाया, उसका EMF अभी अननोन है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आ रही है? 63 पे आ रही है। तो E इज इक्वल टू K इंटू 63 लिख सकते हैं क्या? ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अपन को EMF निकालना है सेकेंड सेल का, मतलब E की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, सिंपल इनको सॉल्व कर लेते हैं। आओ देखो, मैं कर रहा हूं 2 डिवाइड बाय 1, तो E बाय 1.25 इक्वल टू K कैंसिल हो जाएगा, 63 बाय 35, तो 7 9 जा 7 5 जा, ये कैंसिल हो गया आपका 0.25। ठीक, चलो तो आप देखो 0.25 इंटू होगा, तो यहां पर E की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 0.25, और 0.25 होता है एक्चुअली में 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 पॉइंट फिर 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 25। तो 2.25, क्लियर?
तो ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल। क्लियर? तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ ऑफ अ वायर, और किसी भी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? K इंटू एल, जिसमें K क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है K, उसको L लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो उस L लेंथ का मिल जाएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होता है ईएमएफ के बराबर। तो ये फंडा यहां पर अपनाना है अपन को। ठीक, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। चलें, अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? देखो, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज दिस। मतलब आपके जो एनसीईआरटी है उसमें जो एग्जाम्पल 3.1 है वहां पर उस वाले एग्जाम्पल से रिलेट किया गया बेसिकली इसको। तो आप लोग देख लेना एग्जाम्पल 3.1, वहां पर नंबर डेंसिटी कितना गिवन है? 8.5 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। तो ये n होता है, ये आपका स्मॉल n होता है। 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है। हाउ लॉन्ग कितना समय, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में एक एंड से दूसरे एंड तक? टाइम निकालना है अपन को। ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज दिस एंड कैरिंग अ करंट ऑफ दिस। ठीक है, चलो अब देखो, तुम बताओ अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां डिस्टेंस कितना होगा? वायर का लेंथ 3, और स्पीड क्या होगा? ड्रिफ्ट स्पीड ना, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब बताओ 3 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका? देखो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं अपन। ध्यान देना कैसे। अभी एक काम करो, इसको होल्ड करो। ठीक है, अभी इसको होल्ड करो, मैं निकाल रहा हूं पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो आप बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू NEA/VD। यहां से VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I अपॉन NEA होगा ऐसा। तो VD की वैल्यू ये पुट करूं यहां पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, तो यहां हो जाएगा फ्रॉम 1 T इज इक्वल टू 3 अपॉन VD की वैल्यू कितनी? I अपॉन NEA, I अपॉन NEA। ठीक, ये ऊपर इंटू, तो 3 इंटू NEA अपॉन I। ठीक है, अब देखो 3 इंटू n कितना है? थोड़ा मैं इधर लिखता हूं। देखो 3 इंटू n कितना है? 8.5 10 की पावर 28 E 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू एरिया कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 होल अपॉन I कितना है? 3 एम्पियर। लो 3 कैंसल। अब बताओ, देख के यहां पर 8.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना? 17 इंटू 1.6। अब 10 की पावर देखते हैं अपन, -25 और ये +28, 10 की पावर 3। ठीक, अब बताओ इसका 10 एक दे देता हूं उसको मैं, 17 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 2। अब ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा आपका? ये मैं रफ में कैलकुलेशन कर लेता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 4, ये 10 7 1 2 7 2 272।
ठीक, इंटू 10 की पावर 2। तो कितना टाइम लगा आपका यहां पर? 272 इंटू 10 की पावर 2, मतलब इतना सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा उसको मूव करने में, है कि नहीं? ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन कॉपी करें, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले पहले। चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 1, मतलब अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है। अब इसके बाद है एडिशनल एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एज अ पार्ट 2। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसको क्लिक करें, सिंपल आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। और बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिला हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।